स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम के इस पार्ट में आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम की अवधारणाएं। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 11 पॉइंट्स के अंदर इसको स्पष्ट किया गया है। आपको एग्जाम के अंदर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में से डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन कर लें। नेशनल इनकम के चैप्टर में अब हम आगे पढ़ेंगे कंसेप्ट्स एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, अर्थात राष्ट्रीय आय की अवधारणा एवं संबंधित समुच्चय या नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय लेखांकन और कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि एवं प्रगति का मूल्यांकन मुख्यतः राष्ट्रीय आय के आकार, वितरण एवं प्रयोग पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय आय की मूलतः दो अवधारणाएं हैं, यानी कि दो कंसेप्ट्स हैं। नंबर 1 नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय उत्पाद, और नंबर 2 डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद। अन्य सभी धारणाएं इन दोनों धारणाओं पर ही आधारित हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल योग को राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन द नेशन। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल की जाती है। राष्ट्रीय आय में अर्धनिर्मित अथवा मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज के मूल्यों को नहीं जोड़ा जाता है। अर्थव्यवस्था में अनेकों प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं होने के कारण अलग अलग तरीके से मापी जाती हैं। जैसे लोहा एवं इस्पात टन में, दूध को लीटर में मापते हैं, कपड़ा मीटर में, बिजली किलोवाट में तथा कुछ सेवाएं घंटों अथवा दिनों में भी व्यक्त की जाती हैं। इन अलग अलग इकाइयों हेट्रोजीनियस यूनिट्स का समग्र टोटल जोड़ करना कठिन होता है। अतः सभी वस्तुओं एवं सेवाओं से मुद्रा में मापकर उसके बाजार मूल्य से गुणा करके बाजार के जोड़ को ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहते हैं। इसे निम्नलिखित सूत्र के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। जीएनपी यानी टोटल नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएनपी, केवल वर्ष में उत्पन्न एवं वस्तुएं ही जीएनपी में सम्मिलित की जाती हैं। उसी वर्ष में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य लिया जाता है, चाहे उनका विक्रय किसी भी वर्ष में हुआ हो। नंबर 2 सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थव्यवस्था के वस्तु प्रवाह, गुड्स फ्लो को बताता है। नंबर 3 अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग। इसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग ही किया जाता है। अर्धनिर्मित इंटरमीडिएट गुड्स वस्तुओं को नहीं लिया जाता है। नंबर 4 विदेशों से प्राप्त आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंक होता है। नंबर 5 सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना मुद्रा में की जाती है, क्योंकि मुद्रा ही समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं को मापने का एक सामान्य मापदंड माना जाता है। नंबर 6 हस्तांतरण, भुगतान, पूंजीगत लाभ एवं हानि तथा अवैधानिक गतिविधियाँ। ये गतिविधियाँ इसके अंतर्गत नहीं जोड़ी जाती हैं, जैसे ब्लैक मार्केटिंग यानी कालाबाजारी, तस्करी, चोरी, डकैती आदि। नंबर 7 केवल आर्थिक क्रियाओं का समावेश, मनोरंजन, पारिवारिक स्नेह, देश प्रेम एवं भावावेश से प्रेरित वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन मूल्य जीएनपी में नहीं जोड़ा जाता है। जैसे पत्नी की घर में दी जाने वाली सेवाएं, हस्तांतरण, भुगतान, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, पेंशन, ग्रेजुटी, भूतकाल में दी गई सेवाओं के बदले में मिलने वाली आय, ये सब इसके अंदर नहीं शामिल की जाती हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना अथवा माप, मेजरमेंट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। जीएनपी की गणना अथवा माप करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1 बाजार मूल्य पर सकल उत्पाद दृष्टिकोण, यानी जीएनपी एट मार्केट प्राइस में उत्पादित समस्त
अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के वार्षिक उत्पादन को बाजार मूल्यों पर जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें अर्धनिर्मित वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाता है। यदि ऐसा किया जाता है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास नहीं घटाया जाता। वस्तुओं का उत्पादन करने पर मशीनों में जो घिसावट आती है, जिससे मूल्य ह्रास डिप्रेसिएशन होता है, उसे जीएनपी मालूम करते समय नहीं घटाया जाता है। उदाहरण के लिए एक मशीन की कीमत यदि 20 लाख रुपए है तथा उस मशीन की प्रत्याशित आयु एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ 20 वर्ष है, तो मूल्य कितना होगा? मूल्य हर वर्ष का निकालेंगे तो 1 लाख रुपए हुआ। तो यानी कि जितनी वस्तु की आयु है हम एक्सपेक्ट करते हैं और जितना वस्तु का मूल्य है उसको अगर उसके साथ में डिवाइड कर दिया जाए तो प्रति वर्ष का मूल्य निकाल लिया जाता है। नंबर 3, जीएनपी का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाना। अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण उनकी भौतिक गणना संभव नहीं है, इसलिए मौद्रिक मूल्य में ही व्यक्त किया जाता है। अतः उत्पादन इकाइयों में उनके बाजार मूल्य का गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार मौद्रिक मूल्य ज्ञात करके जीएनपी जाना जा सकता है। नंबर 4, कीमतों में उच्चावचन के समायोजन हेतु आधार वर्ष की गणना। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन रहने के कारण यह भी संभव है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण जीएनपी भी परिवर्तित हो जाए, जो कि वास्तविक नहीं होता है। अतः किसी सामान्य वर्ष को आधार वर्ष मानकर जीएनपी को उसी वर्ष के अनुसार समायोजित किया जाता है तथा उसकी गणना उस वर्ष की कीमतों के आधार पर ही की जाती है। नंबर 5, जीएनपी अंतिम उत्पाद की गणना करते समय फाइनल गुड्स को शामिल किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं। जैसे कि गेहूं की कीमत भी ले ली जाए और गेहूं से बनने वाले आटे को भी ले लिया जाए, तो ऐसे करने से गणना ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए जीएनपी में केवल आटे का ही मूल्य शामिल होगा, गेहूं के मध्यवर्ती मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 6, जीएनपी में हस्तांतरण वस्तुओं को शामिल नहीं। उदाहरण के लिए बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, उपहार, अनुदान राशि को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके बदले में प्राप्तकर्ता कोई भी सेवा नहीं देता है। यानी कि जैसे बेरोजगारी भत्ता मिला या वृद्धावस्था पेंशन मिली आफ्टर सर्विस के रिटायरमेंट के बाद में, या कोई हमें उपहार मिला या कहीं से ग्रांट मिली है, तो उसको जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जिन व्यक्तियों को ये चीज़ें मिली हैं उसके बदले में उन्होंने कोई भी देश के लिए अपनी सेवा नहीं दी है और न ही किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय आय में उनके इससे वृद्धि हुई है। नंबर 7, जीएनपी में निःशुल्क सेवाएं शामिल नहीं। एक खिलाड़ी द्वारा अपने बच्चे को खेल के गुण एवं विधियां सिखाई जाती हैं तो वो जीएनपी में शामिल नहीं होती हैं, क्योंकि इस प्रकार की सेवाओं का मौद्रिक मूल्य किस प्रकार ज्ञात करें ये कठिन है। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप अगर अपने घर में अपने छोटे बहन भाई को पढ़ाते हैं तो उसके बदले में आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं मिलेगी, तो उसको मौद्रिक आय में कैसे शामिल किया जाए जबकि आपने मौद्रिक आय प्राप्त करने वाला कार्य किया है। नंबर 2, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश में उत्पत्ति के साधनों द्वारा वर्ष विशेष में जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता है। अतः इसके माध्यम से गणना करते समय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय को घटा दिया जाता है, तो हमको सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय प्राप्त हो जाती है। इसको फॉर्मूले के द्वारा स्पष्टीकरण कर सकते हैं। जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस ईआई। जीडीपी का मतलब है कुल घरेलू उत्पाद, ई इज इक्वल टू निर्यात मूल्य यानी एक्सपोर्ट, जीएनपी का मतलब है कुल राष्ट्रीय आय और आई इज इक्वल टू आयात मूल्य यानी कि इम्पोर्ट। घरेलू आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय, यानी कि घरेलू आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। अगर घरेलू आय दी हुई है
तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए घरेलू आय में से विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। जिस अर्थव्यवस्था में आयात एवं निर्यात नहीं होते हैं, अर्थात बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, वहाँ सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। नंबर 3, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP शुद्ध राष्ट्रीय आय। उत्पादन करने से मशीनों में आने वाली घिसावट तथा कुछ मशीनों के पुराने हो जाने के कारण प्रतिस्थापन करने पर जो व्यय होता है उसे घटा देने पर जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय NNP कहते हैं। फॉर्मूला NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डिप्रेसिएशन, यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर है कुल राष्ट्रीय आय माइनस ह्रास, मशीनों आदि की जो घिसावट है उसको घटा दिया जाता है। नंबर 4, शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश में एक वर्ष की अवधि में देश के अपने साधनों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य में से यदि घिसावट व्यय तथा प्रतिस्थापन व्यय घटा दिया जाए तो जो शेष होगा वह शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाएगा। यानी फॉर्मूला NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डिप्रेसिएशन या सब्स्टिट्यूशन एक्सपेंडिचर। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर है कुल घरेलू उत्पाद माइनस ह्रास या प्रतिस्थापन व्यय। नंबर 5, GNP एंड NNP एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एक वर्ष में देश में जिन सेवा और वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन इकाइयों का उस समय प्रचलित कीमत से गुणा कर दिया जाए तथा इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ लिया जाए तो उसे बाजार कीमत पर GNP कहा जाता है। अब यदि इस GNP में से मशीनों की घिसावट व्यय तथा प्रतिस्थापन व्यय को घटा दिया जाए तो जो शेष बचेगा वह क्या कहलाएगा? वह बाजार कीमत पर NNP हो जाएगा। फॉर्मूला NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GNP माइनस एनुअल प्राइस डिप्रेसिएशन। बाजार मूल्य पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस वार्षिक मूल्य ह्रास। नंबर 6, GNP एंड NNP एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार मूल्यों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से परोक्ष कर घटाने पर आर्थिक सहायता जोड़ने से जो राशि आती है वह साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। इसे ही NIA या नेशनल इनकम कहा जाता है। फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है वो है NNP यानी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP यानी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। नंबर 7, GDP एंड NDP एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए एक वर्ष की अवधि में देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रचलित कीमत से गुणा कर दिया जाता है तथा इसमें से विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को घटा लिया जाता है। फॉर्मूला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NDP in bracket MP is equal to NNP in bracket MP minus income from abroad। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए GDP MP में से घिसावट व्यय अथवा स्थिर पूंजी के उपभोग मूल्य को घटा दिया जाता है। तो सूत्र क्या निकल करके आता है? NDP इन ब्रैकेट MP यानी MP मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP यानी इन ब्रैकेट MP मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेसिएशन। नंबर 8, GDP एंड NDP एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर कुल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद। यदि इसमें से अप्रत्यक्ष करों की राशि को घटाकर इसमें कुल अनुदान की राशि को जोड़ दिया जाए
तो हम साधन लागत पर कुल घरेलू उत्पाद जान सकते हैं। सूत्र जीडीपी इन ब्रैकेट फैक्टर कॉस्ट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी इन ब्रैकेट एमपी यानी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए साधन लागत पर कुल घरेलू उत्पाद में से प्रतिस्थापन व्यय अथवा घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है। तब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? एनडीपी इन ब्रैकेट एफसी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी इन ब्रैकेट एफसी फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रेसिएशन। नंबर 9, वैदिक आय पर्सनल इनकम। एक वर्ष की अवधि में एक देश की सभी व्यक्ति या परिवार जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं उन सभी आयों के योग को वैयक्तिक आय कहते हैं, यानी पर्सनल इनकम कहते हैं। फॉर्मूला पर्सनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स, यानी व्यक्तिगत आय बराबर है कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अवितरित लाभ माइनस निगमीय कर प्लस हस्तांतरण भुगतान। नंबर 10, व्यय योग्य आय डिस्पोजेबल इनकम। एक व्यक्ति या एक परिवार उपभोग पर जो आय व्यय करता है वह व्यय योग्य आय कहलाती है। संपूर्ण वैयक्तिक आय व्यय योग्य आय नहीं होती है। इसमें से प्रत्यक्ष कर निकालने के बाद ही व्यय योग्य आय जो बचती है वो व्यय योग्य आय कहलाती है। फॉर्मूला डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस ऑब्लिक डायरेक्ट टैक्सेस। व्यय योग्य आय बराबर है वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक या प्रत्यक्ष कर। जो एक व्यक्ति के पास व्यय योग्य आय बचती है उसे वह पूरी व्यय नहीं करता है बल्कि उसमें से कुछ आय को बचा करके रखता है। जैसे आप अपने घरों में भी देखते हैं कि जितनी भी आपके फादर या ब्रदर या आपके घर में जो भी कमाता है तो जितनी उनको आय मिलती है उसको पूरा व्यय नहीं करते हैं बल्कि उसमें से कुछ को सेविंग करके रखते हैं, बचा करके रखते हैं। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं? डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, कि हमने हमारी जो व्यय योग्य आय थी उसमें से हमने उपभोग किया और उसमें से कुछ बचत कर ली है। तो व्यय योग्य आय इज इक्वल टू उपभोग प्लस बचत। नंबर 11, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की एक वर्ष के व्यक्तियों की औसत आय को उस देश की उस वर्ष की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी वर्ष की राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की जनसंख्या से भाग देकर उस वर्ष की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है। यानी किसी देश के अंदर एक वर्ष के अंदर जितनी भी उसकी जनसंख्या है और उसकी जो राष्ट्रीय आय है उसको जनसंख्या को राष्ट्रीय आय के साथ अगर भाग कर दें तो हमको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो सकती है। पर कैपिटा इनकम फॉर, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 2020 का, पर कैपिटा इनकम फॉर 2020 is equal to national income for 2020 and upon population of 2020, यानी 2020 की जो पॉपुलेशन है उससे हमने नेशनल इनकम को 2020 की ही नेशनल इनकम को लेकर के पॉपुलेशन के साथ में उसको डिवाइड कर दिया है तो हमको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। नंबर 12, रियल इनकम वास्तविक आय। राष्ट्रीय आय की गणना चालू कीमतों पर होने के कारण उसके वास्तविक आय का ज्ञान नहीं हो पाता है। यदि किसी वर्ष को आधार वर्ष मानकर उसकी कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो वास्तविक आय जानी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन कम हुआ हो किंतु कीमतें बढ़ जाने के कारण शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अनुमान अधिक हो, लेकिन इस स्थिति को वास्तविक नहीं कहा जा सकता है और न ही अर्थव्यवस्था की सही जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसी कारण वास्तविक आय को जानने की आवश्यकता हुई। वास्तविक आय को जानने के लिए एक सामान्य वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। अगर हम रियल इनकम जानना चाहते हैं तो एक वर्ष को हमको बेस ईयर बनाना पड़ेगा, आधार वर्ष बनाएंगे। जैसे अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट के अंदर भी बेस ईयर बना लिया था 2020। वास्तविक आय को जानने के लिए एक सामान्य वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है तथा उसकी कीमत स्तर को 100 मान लिया जाता है। फिर जिस वर्ष की वास्तविक आय जाननी है उस वर्ष का कीमत स्तर ज्ञात किया जाता है। जैसा सूत्र क्या बनता है?
रियल इनकम इज इक्वल टू NNP इन ब्रैकेट CP का मतलब हुआ करंट प्राइस अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। यानी वास्तविक आय इज इक्वल टू चालू मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय अपॉन चालू वर्ष का सूचकांक, जिसको कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनकम उसके 100 के साथ में। तो ये जो है हमारी राष्ट्रीय आय की अवधारणा है